वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी एंड बिजनेस टीचर। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट कर रखी थी और इसके अब तक हम 2 लेक्चर जो है ले चुके हैं और दोनों में से मैंने एक लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। एक पार्ट 2 आज मैं अपलोड कर दूंगा और साथ ही साथ पार्ट 3 जो कि आज हम लोग लेंगे लेक्चर में, उसको भी हम यूट्यूब पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, कमेंट्स नहीं किया है या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज डू द फास्ट। ये सबसे जरूरी काम है, इसको पहले करिए ताकि बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और इन क्लासेस को जैसे कि हम रूटीन बेसिस पर लेते रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप रेगुलरली इन क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनमें मेजरली हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, रिवेन्यूज क्या है, इनकम्स क्या है एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। चलिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है आज, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? देखिए, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो सारी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से या तो इंटरनली रिलेटेड हो या एक्सटर्नली रिलेटेड हो, जिनको कि हम मनी और मनीज वर्थ में क्या करते हैं, डील करते हैं। और ध्यान रखिए, कोई भी सोशल एक्टिविटी यदि हम करते हैं, चाहे वो बिल्कुल पैसे के लिए ही की गई हो, बट दैट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसके मीनिंग को अगर देखें तो exchange of goods and services for cash or on credit by business with outsider is known as business transaction. In the words of L.C. Cooper, a person's dealings in money or money's worth are termed as transactions. उसे हम बेसिकली किस नाम से बुलाते हैं? ट्रांजेक्शन के नाम से बुलाते हैं। यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, वो चाहे नगद के लिए किया गया हो या उधार में किया गया हो, विद द आउटसाइडर्स or with the internal parties of the organization, that is to be termed as your business transaction. और इसको हम बेसिकली अगर एलसी कॉपर के वर्डों में बताएं तो ये क्या कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो मनी और मनी वर्थ में डीलिंग करता है उसे आप क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। फीचर्स क्या है ट्रांजैक्शंस की या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रांजैक्शंस की, आइए देखते हैं। सबसे पहली फीचर तो आप नोट करिए कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही केवल ट्रांजैक्शंस कंसीडर की जाती हैं। सोशल एक्टिविटीज आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल के तौर पर बात करें कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अगर कोई गिफ्ट खरीदता है अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, तो दैट विल नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, यदि वो गिफ्ट बिजनेस के पैसे से परचेज करता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन और वो उसको हम उसकी ड्राइंग के नाम से बिजनेस में रिकॉर्ड करके चलेंगे। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। द मेन रीजन इज गिफ्ट टू वाइफ इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज अ सोशल एक्टिविटी। इसका बेसिक पर्पज है कि ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी एक सोशल एक्टिविटी होती है। सेकंड है, ट्रांजैक्शंस में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। व्हेन परचेज और सेल इज मेड between two independent business units, it is known as external transaction. When purchase or sale is made within the same business unit, it is called internal transaction. For example, depreciation charged on fixed assets. यानी कि यदि मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, उन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल ट्रांजैक्शन। यदि एक फर्म दूसरी फर्म से कोई गुड्स खरीदती है, बेचती है, दैट इज टू बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इट मेक्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन लाइक एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। फोर्थ वन पॉइंट था हमारा, इट अफेक्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन को भी क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस क्या किया था? इट मेक्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हियर फाइनेंशियल पोजीशन मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट मींस कि कोई भी यदि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। हो सकता है कि वो केवल एसेट्स को ही इंक्रीज करे, एसेट्स को ही डिक्रीज करे, हो सकता है कि वो लायबिलिटीज को इंक्रीज करे, लायबिलिटीज को डिक्रीज करे, या हो सकता है एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों पर भी इंपैक्ट पड़े। तो दैट मींस एनी काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, दैट इज टू बी टर्म्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। और ये जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है सारी की सारी किसमें होती हैं? मनी और मनीज वर्थ, नगद और उधार दोनों में हो सकती हैं। फोर्थ वन पॉइंट क्या था? इट अफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द बिजनेस। नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? यदि अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है वेयर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
जहां पर हमारी एसेट्स किसके बराबर होती हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल होती हैं, दैट इज टू बी टर्म्ड एज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं। एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में यदि हम बात करें तो एक्सपेंसेस का सीधा सा मतलब होता है कोई भी पैसा जो कि आप रेवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्च करते हैं, दैट इज टू बी टर्म्ड एज योर एक्सपेंस। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं दे आर टू बी एग्जॉस्टेड और देयर बेनिफिट आर टू बी एग्जॉस्टेड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी एक्सपेंस के बारे में, ध्यान रखिएगा। विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड आपके जो बेनिफिट आप ड्राइव कर लेते हैं किसी भी पार्टिकुलर एक्सपेंसेस को करने पर, तो वो हमारे बेसिकली क्या कहलाते हैं, एक्सपेंस कहलाते हैं। दे आर जनरली टू बी टर्म्ड एज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। क्योंकि जितने भी हमारे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस होते हैं, रूटीन बेसिस के जो खर्चे होते हैं, वो हम इन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि सैलरी पेड करना, वेजेस पेड करना, एक्सपेंसेस पेड करना, दीज ऑल आर योर एक्सपेंसेस व्हिच आर ऑफ जनरल नेचर। चलिए नेक्स्ट है मनी स्पेंट बाय द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ थिंग एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। The benefit of expenses is expired during the accounting period. It means benefit of expenses can be enjoyed within one accounting period only. इनको केवल हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में क्या कर लेते हैं, इनके बेनिफिट यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सैलरीज की पेमेंट करना, वेजेस की पेमेंट करना, रेंट की पेमेंट करना, लाइट वाटर चार्जेस, हीटर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट चार्जेस एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। यहाँ एक बात नोट करने की है, नोट करिएगा, एक्सपेंसेस is a charge against the profit which means it reduces the profit। जिसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट को हमारे क्या करते हैं, कम करते हैं। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। चार्ज का मतलब whether we have profit or not we have to make the payment of these expenses। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम करता है और उस एम्प्लॉय को जो है ना, आप उससे जो काम ले रहे हैं उस कंडीशन में फर्म आपकी लॉस में क्यों ना जा रही हो, यदि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो भी आपको उसको क्या करनी पड़ेगी, सैलरी की पेमेंट करनी ही पड़ेगी, सैलरी देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सपेंसेस में दो हमने मेजरली एक्सपेंसेस इंक्लूड करके चलते हैं। एक प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड जिसका मतलब होता है पेड इन एडवांस, जो कि हमने एडवांस में पेड कर दिए बट द बेनिफिट हैज नॉट बीन टेकन येट। और दूसरा होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे खर्चे जिनके बेनिफिट तो हमने ले लिए हैं लेकिन अभी तक उन खर्चों का भुगतान नहीं किया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखें तो योर मोबाइल फोन, मोबाइल सिम कार्ड, यदि आप पोस्ट पेड कनेक्शन यूज करते हैं तो इट मींस यू आर यूजिंग द सर्विसेज इन एडवांस मेकिंग द पेमेंट लेटर ऑन, दोज आर टू बी नोन एज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यदि आप प्रीपेड सिम कार्ड यूज करते हैं तो यू आर मेकिंग रिचार्ज first of all it and thereafter you utilizing the balances for making the calls, that is your prepaid expenses। यानी ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट आपने एडवांस कर दिया लेकिन सर्विसेज अभी तक नहीं ली हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनकी सर्विसेज ले चुके हैं लेकिन खर्चे अभी तक आपने पेड नहीं किए हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड in advance in normal course of business operation if the benefit of such expenses is not received within one accounting period or amount which is paid but benefit of that is not received up to the end of accounting period is called prepaid expenses। और such expenses it is to be treated as, ये assumed किया जाता है कि इनके बेनिफिट हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा here नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टैंडिंग फॉर कि विद इन द 12 मंथ्स ओनली। मान लीजिए 30 सितंबर को यदि आप कोई पेमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट नेक्स्ट 30 सितंबर तक आपको मिलेगा, उसके बाद उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां पर दो की पॉइंट्स है नोट करने के, बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। पहली बात याद रखिएगा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके सारे बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाते हैं। दूसरा, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करते हैं ड्यू टू ऑफ नेचर ऑफ इट्स चार्ज। चार्ज नेचर के होते हैं जिसका मतलब होता है लाभ हो या ना हो वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ दीज एक्सपेंसेस, इसीलिए इन खर्चों से हमारे प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल देखें तो रेंट ₹6,000 हैज बीन पेड फॉर 1 year बिगिनिंग ऑन 1st of July 2010। द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st March 2011। इट मींस प्रीमियम फॉर 3 months, that is 1st April 2011 to 30th June 2011 amounting to ₹1,500 has been paid in advance। देखिए 6,000 रुपए हमने 1 जुलाई से
और जो है ना 1 जुलाई तक पेड किए होंगे 2011 की। लेकिन हम अगर पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में देखें तो हमें केवल 9 ही महीने के बेनिफिट मिलेंगे उस अकाउंटिंग पीरियड में 2010 एंड 11 में। जो नेक्स्ट के 3 मंथ है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं। तो ये 3 महीने के खर्चे हमने और पेड कर रखे हैं, जिसको बोलते हैं 1500 रुपए की अमाउंट। 6000 गुना 3/12, 1500 रुपए की अमाउंट, वो हमारा पेड इन एडवांस एक्सपेंस होगा। और इस खर्चे को हम पेड इन एडवांस या प्रीमियम पेड इन एडवांस के नाम से बुलाएंगे, जिसको प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड रिमेन अनपेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बट द बेनिफिट ऑफ अनपेड एक्सपेंसेस इज ऑलरेडी टेकन, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे खर्चे जिनको का भुगतान हमने क्या करना है, अभी करना बाकी है, लेकिन सर्विसेज यूटिलाइज कर चुके हैं। These are the two important concept, outstanding expenses and prepaid expenses। होप सो कि आपको क्लियर है। इनसे रिलेटेड एक बात और नोट कर लें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होती हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, बैलेंस शीट में जाती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स होती हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो की जाती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड यदि एग्जांपल देखें तो सैलरी पेबल टू मैनेजर फॉर द ईयर ₹24,000 2,000 per month at the end of accounting period, it is found that salary is paid only for 10 months. Salary of 2 month ₹4,000 is still in outstanding। तो इसका मतलब यदि हमने 12 महीने की सैलरी 24,000 रुपए बनती है 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और ये देखते हैं कि हमने केवल 10 ही महीने की सैलरी पेड की है, तो 2 महीने की सैलरी अभी भी क्या है? पेड करनी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, पेबल है। तो ये 4,000 रुपए जो है वो हमारी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी, और हमें इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाना और पेड करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यूज के बारे में बात करें तो इट मींस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स, जो भी पैसा आपको टोटली रिसीव्ड हुआ है बाय द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने से जो भी रिसीट्स हुई हैं, दैट इज टू बी टर्म्ड एज योर रिसीट्स, दैट इज टू बी टर्म्ड एज योर रेवेन्यू। द इनफ्लो ऑफ एसेट्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। जो एसेट्स का इनफ्लो होता है किसकी वजह से? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज की वजह से, उसे आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। हेयर एसेट्स मींस कैश। कैश, इट इज द अमाउंट विच इज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज एडेड टू इट्स कैपिटल। रेवेन्यू इज कैपिटल, रेवेन्यू इज अ रिसीट फ्रॉम द सेल्स सर्विसेज एंड सोर्सेज लाइक रेंट, इंटरेस्ट एंड कमीशन। So it means revenue can be considered of 2 types। रेवेन्यू को 2 प्रकार से कंसिडर किया जा सकता है। एक तो वो रेवेन्यू जो रूटीन बेसिस पर हमें मिलता है, रूटीन बेसिस पर जो मिलता है, जिसको हम रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स के नाम से जानते हैं। एक वो रेवेन्यू जो कैपिटल नेचर का होता है, जो कि कभी कभार आपको मिलता है, जैसे कि एसेट्स को बेचने से हो गया प्रॉफिट। तो ये भी एक प्रकार का रेवेन्यू है जो कभी कभी मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम। उससे पहले एक बार देखते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं रिगार्डिंग टू द इनकम। इनकम से रिगार्डिंग कंसेप्ट क्या है? अर्न इनकम, एक अनअर्न इनकम और एक एक्रूड इनकम। इन कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। एक बार समझते हैं पहले इनकम का मतलब। इनकम क्या होती है? प्रॉफिट अर्न इन एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उसे बोलते हैं इनकम। प्रॉफिट कैसे कमाए जाते हैं? जो आपका रिवेन्यू होता है उसमें से जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको यदि माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएंगे क्या? प्रॉफिट, जिसको आप इनकम के तौर पर जानते हैं। इसे इनकम भी कहा जाता है। इट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम अनलेस इट इज कंपेयर्ड विद द एक्सपेंसेस। किसी भी रेवेन्यू को आप इनकम नहीं कहेंगे जब तक कि उसका कंपैरिजन एक्सपेंसेस के साथ ना कर लें, जिनकी वजह से वो रेवेन्यू क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹14,000। In such a situation, revenue will be ₹14,000 and income will be ₹4,000. How it is to be calculated? It is to be calculated as revenue minus में expenses. This is to be called as your income. इसे हम इनकम के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक है इनकम अर्न्ड, अर्न्ड इनकम एंड रिसीव्ड। अर्न्ड इनकम एंड रिसीव्ड, ध्यान रखिएगा ये कौन सी इनकम है? जो कमा ली और मिल भी गई। तो इनकम अर्न्ड मींस मनी डिराइव्ड फ्रॉम द पेड वर्क, यानी काम कर दिया गया है, पैसा ले लिया गया है। अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है? अनअर्न्ड इनकम मींस रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्न्ड, यानी ऐसी इनकम जो कमाई तो नहीं बट पैसा उसका एडवांस में मिल गया, लाइक कॉन्ट्रैक्ट
टेकन। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने का, तो आप एडवांस में पेमेंट रिसीव करते हैं, जिसके बदले में यदि आपने कोई काम अभी तक स्टार्ट किया नहीं है या काम अभी कंप्लीट किया नहीं है, दिस unearned income is recorded in liability side account such as unearned income or income received in advance. After the amount has been earned, the liability account is reduced and a revenue account is increased. और जैसे ही हम उसका काम पूरा कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है और रेवेन्यू क्रिएट हो जाती है, रेवेन्यू अकाउंट को हम बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट येट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम्स आर शोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी ऐसी इनकम जो कि आपने कमा तो ली लेकिन मिली नहीं। एग्जांपल के तौर पर यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक महीना आपको काम करते हुआ हो चुका है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली है, दैट इज टू बी टर्म्ड एज योर एक्रूड इनकम। उससे आप एक्रूड इनकम के नाम से जानेंगे। इट मींस इनकम नॉट रिसीव्ड बट अर्न, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये थे हमारे आज के 4 बेसिक टॉपिक जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किन किन के बारे में हमने पढ़ा। हमने पढ़ा आज सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, इसकी फीचर्स क्या हैं। फिर हमने देखा एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इन एक्सपेंसेस में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन किया, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विद एग्जांपल, और देखा कि किस नेचर के होते हैं, इनको कहां पर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। फिर हमने बात किया रिवेन्यू के बारे में, रिवेन्यू क्या होता है और रिवेन्यू कितने प्रकार की होती है। और उसके बाद हमने बात की इनकम क्या होती है और इनकम में एक्रूड इनकम क्या है, अनएक्रूड इनकम क्या है और इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड क्या होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनके किस किस तरीके से किस किस फॉर्मेट में हम इनको यूटिलाइज करते हैं। एक और कंसेप्ट हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया, उसको और देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ एक छोटी सी बात हमारे को दी गई है कॉन्टीजेंट एसेट्स के बारे में। देखिए कॉन्टीजेंट एसेट्स क्या होती है। अगर आप बात करें कॉन्टीजेंट एसेट के बारे में तो हमने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पढ़ी थी पीछे। दैट मींस ऐसी लायबिलिटी जो अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में किसी इवेंट के घटने पर वो लायबिलिटी बन सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यदि कंपनी गारंटी देती है या वारंटी देती है, यदि वो पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर गारंटी या वारंटी दी गई है वो खराब हो जाता है बिफोर द टाइम पीरियड एक्सपायरी, तो उस कंडीशन में कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। उस कंडीशन में कंपनी की क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है कि वो उसको ठीक करके या बदल कर देना पड़ेगा। ऐसे ही कॉन्टीजेंट एसेट होती है, ये वो एसेट होती है जो एक्चुअल में अभी हमारी एसेट नहीं है बट फ्यूचर में इनको एसेट कंसिडर किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट या ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट और नॉन ऑकरेंस ऑफ एनी मोर फ्यूचर इवेंट्स। नोट करें कॉन्टीजेंट एसेट्स को भी हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है, ये वो कंसेप्ट होता है जिसमें कि हम ये बताते हैं कि भाई एंटिसिपेटेड लॉसेज को तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे। दैट्स व्हाई कॉन्टीजेंट एसेट्स आर not to be recorded in the balance sheet. So this is all about for today's class. Thank you very much for joining the class. Hope so कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं और ये जैसे कि मैंने आपको बताया मैं YouTube पर भी अपलोड कर दूंगा। यदि आपने क्लास को थोड़ा बहुत कहीं मिस किया है तो वहां से भी आप इस क्लास को कवर अप कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि हमने बताया एक्सपेंडिचर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। यदि कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7015406435। वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।